नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह कल देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस कोर्स की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। सीएम शिवराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि मेडिकल छात्रों के लिए ये बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हुए भी अंग्रेजी नहीं जानते और इसकी वजह से डॉक्टर नहीं बन पाते। लेकिन अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होने से ऐसे बच्चों को मौका मिलेगा। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई किसी अमृत से कम नहीं। पहले लोग सोचते थे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारी टीम ने ऐसा कर दिखाया। प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होने वाला है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, एकदम ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हिंदी में एमबीबीएस? लोग तो पहले सुन के चौंके और 10 तरह के उसमें नुस्खे भी निकाले। देखिए, बचपन से ये देखा था, गरीब बच्चे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे प्रतिभाशाली होते हुए भी अंग्रेजी नहीं जानने के कारण अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते थे और कुंठित हो जाते थे। मैंने ये हालात भी देखे हैं कि मेडिकल में एडमिशन होने के बाद भी अंग्रेजी का ज्ञान ना होना उनको मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने का कारण बन गया। मन में एक कसक उठती थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत हैं। उन्होंने देश का मानस बदलने का काम किया। उनने भी ये संकल्प लिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी ये कहा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमने सिद्धि में बदलने का प्रण किया और तय किया कि मध्य प्रदेश इसकी शुरुआत करेगा। पहले जब यहां भी ये बात कही तो लोग कहते थे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, असंभव। लेकिन फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी की अध्यक्षता में टीम बनाई। एक बार रूम बना जिसको मंदार नाम दिया गया। ये मंदार क्या है सर? जब समुद्र मंथन हुआ था तो मद्राचल पर्वत ने मथनी का काम किया था और अमृत निकला था। और ये अमृत है आपका जो हिंदी में एमबीबीएस। हिंदी में पढ़ाई अमृत है। जो लोग सोचते थे नहीं हो सकता, वो हो गया। देखिए, हम आग्रही नहीं है कि कोई कठिन शब्द भी लाओ। हमने तय किया भाषा देवनागरी, और जो प्रचलित शब्द है उनको देवनागरी में लिखेंगे। लीवर को हमने कहा एकृत की जिद नहीं करनी चाहिए। तो किताबें बनकर तैयार हो गई और वो लाखों लाख बच्चे जिनको अंग्रेजी मार देती थी, अब अगर वो प्रतिभाशाली है तो वो सफल होंगे हिंदी में पढ़ाई के कारण। ये क्या है सर, ये श्री हरि RX मतलब? नहीं, मैं तो ये बता रहा था कि आज भी अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाओ तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो आज भी 95% लोग हिंदी ही समझते, अंग्रेजी जानते नहीं। अब वो क्या लिख रहा है ये पता ही नहीं था, RX, और तो ये हिंदी में लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि स्वाभाविक रूप से श्री हरि लिखिए और नीचे देवनागरी में आप दवाई का नाम लिख दीजिए। आप क्रोसिन लिख दो, आप काम्बिफ्लेम लिख दो, हिंदी में लिखा जा सकता है देवनागरी में। और ये आसानी से जिसके लिए लिख रहा है वो भी समझेगा कि कौन सी दवाई लिखी। क्योंकि RX का मतलब भी होता है ना सर, टू टेक, मतलब क्या लेना है आपको। तो मतलब अब आप साथ में श्री हरि के नाम से कह रहे हैं कि दवाइयां ले लो। उसमें स्वाभाविक रूप से जो मन में आया वो शब्द मेरा निकला कि वो कुछ लिखना तो श्री हरि लिख दो। हमारे यहाँ इसको शुरुआत अगर करें तो इसी से करते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री हरि, तो क्या दिक्कत है? ठीक है सर, चेन्नई में जैसे आज एक विरोध हो रहा था कि हिंदी इम्पोजिशन की बात हो रही थी, तो मतलब उस संदर्भ में साउथ में हिंदी का जो विरोध होता है उसके संदर्भ में आपके हिंदी के इस पाठ्यक्रम को आप कैसे लेते हो? देखिए, मातृभाषा की शिक्षा की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। यहाँ मातृभाषा हिंदी है। जहाँ मातृभाषा तमिल है वहाँ तमिल में पढ़ाई हो, जहाँ तेलुगु है वहाँ तेलुगु में पढ़ाई हो, जहाँ कन्नड़ है वहाँ कन्नड़ में पढ़ाई हो। इसमें दिक्कत और परेशानी क्या है? ये मतलब कोई हम हिंदी वहां भी पढ़ाओ हिंदी में, ये थोड़ी करें। हिंदी को किसी के ऊपर अधिरोपित नहीं कर रहे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप स्वाभाविक रूप से सोचिए, डॉक्टर्स की जरूरत गांव में भी है, कस्बों में भी है। उसको हिंदी आएगी और हिंदी में लिखेगा
तो बेहतर इलाज भी कर पाएगा, लोग बेहतर समझ भी पाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सर, जो जैसे अगर हिंदी में पढ़ाई हुई और आगे जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, आगे आपको कैसे एक चुनौती की तरह से देखते हो कि ये तो फर्स्ट ईयर है, इसके बाद पीजी भी होती है, सब कुछ होता है? ऐसा किताबें तो तैयार हो रही, सेकेंड ईयर की भी, पीजी तक की किताबें तैयार होगी, और ये जबरदस्ती मुट्ठी भर लोगों ने ये सोच थोप दिया कि नहीं किया जा सकता। चीन में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है मेडिकल की, जापान में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, फ्रांस में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, अब दुनिया भर के जर्मनी में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। और वो अपनी मातृभाषा में पढ़ के भी वो बच्चे इतिहास रच देते हैं, कई मामलों में इन्हीं विषयों में वो नंबर 1 नंबर 2 आते हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता। शुरुआत हिंदी में एमबीबीएस से, आगे क्या सर, आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि अब और कौन कौन से कोर्स हैं? सभी कोर्स, चाहे वो तकनीकी शिक्षा के हो, टेक्निकल एजुकेशन के हो, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे बाकी पढ़ाइयाँ हो, सब हिंदी भाषा में उपलब्ध रहेगी और अंग्रेजी की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। एक सवाल सर, लोगों के, हमारे दर्शकों के, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के मन में आएगा, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, ये इनके सेंटर भी आपके इंदौर में है, जैसे यहाँ पर आप इस तरह की कोई बात चाहते हैं कि यहाँ भी शुरुआत, जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनके लिए ऐसी कुछ व्यवस्था हो, इंतजाम हो? एक प्रारंभ हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे आईआईटी हो, आईआईएम हो, वहाँ हिंदी में भी पढ़ाई प्रारंभ होगी और होना चाहिए। केवल अंग्रेजी में नहीं, भाषा के रूप में हम विरोधी नहीं है अंग्रेजी के, लेकिन अंग्रेजी हमारे लिए बाध्यता क्यों हो अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो? हाउ डू यू डू, मतलब सिर्फ इससे कैसे चलेगा? अब वो तो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि मानसिकता ऐसी बन गई कि अंग्रेजी के 4 शब्द बोल दो तो बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। तो इस मानसिकता से ये सचमुच में मैं कहूँ तो गुलामी की मानसिकता, इससे मुक्त करना है लोगों को। मतलब इंग्लिश का ऑप्शन खुला रहेगा अभी भी? देखिए, जिसको अंग्रेजी में पढ़ना है पढ़े, उसकी मनाही नहीं है, ये नहीं कि अनिवार्यता है ये, लेकिन जो अंग्रेजी में नहीं पढ़ना चाहे, जिनकी भाषा मातृभाषा हिंदी है, वो अपने प्रतिभा को प्रकट करे हिंदी में, इसमें क्या दिक्कत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य जहां अब हिंदी में भी एमबीबीएस की किताबें बनकर तैयार हो चुकी है, जिनकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कर रहे हैं। मनोज शर्मा, भोपाल। कहते हैं किसी शख्स और उसकी शख्सियत की पहचान उसकी संगत से होती है। मिसाइल मैन को दुनिया जानती है, लेकिन ये कम लोग ही जानते हैं कि पीएम मोदी उन्हें दिलो जान से चाहते थे। पीएम मोदी से एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जुड़ी उन्हीं यादों को कलाम साहब के पोते ने उनकी जयंती के मौके पर दुनिया के साथ साझा किया है। जिसने दुनिया को अपने दिमाग का लोहा मनवाया, भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाया, देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। नाम से इंसान को पहचान मिलती है, लेकिन कलाम साहब को तो दुनिया काम से पहचानती है। और पीएम नरेंद्र मोदी देश के काम आने वाले हर इंसान से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। फिर कलाम साहब का तो कहना ही क्या, वो तो देश के दिल में बसते हैं। इनकी दोस्ती की दास्तां कलाम साहब के पोते की जुबानी ही सुनिए। One day, Dr. Kalam called me, said, my great friend is coming from Gujarat. So I thought one of his friends is coming to meet him. But suddenly there are so many vehicles coming from outside. That time the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, was coming to meet Dr. Kalam. So he stopped all the vehicle outside the house and walked inside the house to meet Dr. Kalam. It was a great movement. So meeting one of the greatest chief ministers in the country, 2009. दोस्ती का यह सिलसिला तब और भी गहरा हो गया जब गुजरात के रास्ते मोदी जी बतौर पीएम दिल्ली पहुंचे। तब कलाम साहब को विशेष तौर पर आमंत्रण भेजकर दिल्ली बुलाया। जो देश को अपने दिलों में रखते हैं, ऐसे दो दिग्गजों की दिल्ली में जब मुलाकात हुई तो भी देश ही सर्वोपरि था। कलाम साहब को पीएम की तरफ से देश के विकास वाले विजन 2020 के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा मिला। Thankful to
for the Prime Minister Narendra Modi ji, because when he became a Prime Minister of India, he immediately called Dr. Kalam for the blessings from to get. So Dr. Kalam advised him for the developmental work what he has to taken for this country, because he set the target of 2020 as a developed nation. So Prime Minister Narendra Modi ji is promised Dr. Kalam for carrying all his vision for the great nation in the largest democracy in the world. शेख सलीम कहते हैं 27 जुलाई 2015 को जब कलाम साहब का आकस्मिक निधन हुआ तो भी पीएम नरेंद्र मोदी परिवार के साथ पहाड़ बनकर खड़े नजर आए। इस मुश्किल घड़ी में परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब पीएमओ से आए एक कॉल ने इनकी तमाम मुश्किलों को पल में हल कर दिया। 2015 when Dr. Kalam passed away, we don't know what to do, but the call came from the PMO, said they want to do it in all the things in Delhi, but Dr. Kalam's elder brother requested PM for bring back my brother to Rameswaram because he is born and brought up here. Immediately Prime Minister accepted, and they made all the arrangements with the central government and the state government, and he also came down to do all the respect, the last respect for the former President Dr. Kalam, and it's a great moment for us to when he was sitting with us, the family members, he is consoled his elder brother. So he set a target of within 9 months he wants to construct. आने वाली पीढ़ियां कलाम साहब को करीब से जान सके, नई नस्लों में कलाम साहब जैसा देश प्रेम जाग सके, इसके लिए पीएम मोदी ने अब्दुल कलाम की यादों को सहेजने और संजोने के लिए डॉक्टर कलाम नेशनल मेमोरियल बनाने की ठानी और रिकॉर्ड 9 महीनों में ही वो सपना सच कर डाला। Also he committed what he promised in the parliament within 9 months. So inaugurated, he came down to Rameswaram and the Pekarabu inaugurated at APJ Abdul Kalam National Memorial dedicated to this nation. पीएम मोदी का दोस्तों और देश के लिए, जीने वालों के लिए हर पल मौजूद रहना और अपने मिशन और विजन के लिए कमिटेड रहना ही उन्हें औरों से अलग बनाता है। इसलिए तो देश में कलाम बनने का सपना हर युवा सजाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में गूगल के मैनेजर को बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी करने का मामला सामने आया है। फरियादी ने पुलिस से शिकायत में अपने साथ पढ़ने वाली लड़की और उसके परिजनों पर आरोप लगाया है कि उसे धोखे में रखकर भोपाल बुलाया गया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी गई। इस दौरान उसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचे गए हैं, जिसके बाद उससे 40 लाख रुपए की मांग की गई है और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि एक्सटॉर्शन समेत अन्य धाराओं में आरोपियों पर मामला दर्ज कर जल्द ही गिरफ्तारी होगी। प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें अभी एक अपराध दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई है। साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। अभी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव से बड़ी खबर है। बालिका बाल गृह से एक किशोरी लापता हुई है। 13 साल की लड़की अचानक गायब हो गई। जगदलपुर से रेस्क्यू कर लाया गया था कोंडागांव। सिटी कोतवाली में धारा 363 के तहत मामला दर्ज। कोंडागांव से बड़ी खबर है। बालिका बाल गृह से एक किशोरी लापता हो गई है। 13 साल की लड़की अचानक से लापता गायब हो गई। जगदलपुर से रेस्क्यू कर कोंडागांव उसको लाया गया था। श्री कोतवाली में धारा 363 के तहत मामला दर्ज है। परिषद के अधीन संचालित बालिका गृह यहाँ कोंडागांव में संचालित है, जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू करके जगदलपुर से लाए थे और रखे थे 10 तारीख को, जो आज सुबह से वहाँ से कहीं चली गई है। उसके संबंध में गुम इंसान कायम किया गया है और किसी के द्वारा अपहरित करके ले गया जाने की आशंका होने से धारा 363 भादवी के तहत अपराध कायम किया गया। अभी तक कोई पता नहीं चला है। सुबह से उसकी पतासाजी कर रहे हैं, वो लोग भी खोज रहे हैं, हमारी टीम भी। तो पुलिस लगातार पता कर रही है कि आखिर लड़की गई कहां। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 13 साल की लड़की अचानक से गायब हो गई। जगदलपुर से रेस्क्यू कर कोंडागांव लाया गया था। सिटी कोतवाली में धारा 363 के तहत मामला दर्ज हुआ।
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 7वीं बार वुमेन्स एशिया कप अपने नाम कर लिया और एशिया कप में भारतीय टीम की बादशाहत लगातार बरकरार। साल बदलते गए लेकिन कहानी वही है। कहानी है जीत की। जी हां, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत ने 7वीं बार वुमेन्स एशिया कप जीत लिया है। खास बात यह है कि अब तक 8 बार वुमेन्स एशिया कप का आयोजन हुआ है और हर बार टीम इंडिया फाइनल में पहुंची और 7 बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया। एशिया कप भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत से जो दबदबा बनाया है वो बदस्तूर अभी भी जारी है। भारतीय महिला टीम का एशिया में जलवा ऐसा कि कोई भी टीम भारतीय शेरनियों के सामने टिक नहीं पाई। और एशिया कप 2022 के फाइनल की बात करें तो भारतीय टीम श्रीलंका के टीम के मुकाबले हर विभाग में अव्वल रही, वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने एक तरफा श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के आगे श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में विकेट खोकर मात्र 65 रन ही बना पाई। श्रीलंका की तरफ से इनोका रणवीरा ने सबसे ज्यादा 18 रन बनाए। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने 3 विकेट लिए, राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेहा राणा ने 2-2 विकेट लिए। भारत को 66 रन के लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रयास में शेफाली वर्मा 5 और जेमिमा रॉड्रिक्स 2 रन बनाकर आउट हो गईं। लेकिन स्मृति ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ भारत को आसान जीत दिलाई। स्मृति ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों के साथ नाबाद 51 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 204 का रहा, जबकि हरमनप्रीत ने 14 गेंदों पर 1 चौके के साथ ही नाबाद 11 रन का योगदान दिया। टीम इंडिया ने एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका से 5वां फाइनल मैच जीता। दोनों टीमों के बीच अब तक 5 फाइनल खेले गए हैं। इन सभी में टीम इंडिया ही जीती है। भारत ने 14 साल बाद एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराया। इससे पहले 2008 में दोनों का आमना सामना हुआ था। भारत ने महिला एशिया कप 4 बार वनडे फॉर्मेट में जीता है, वहीं 3 बार T20 फॉर्मेट में जीत हासिल की है। बात करें भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की, तो कौर ने खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एशिया कप जीतने के मामले में वे पूर्व महिला कप्तान मिताली राज के बराबर पहुंच गई हैं और MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।